परीक्षा बहुत नजदीक आ गया, परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। 13 दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और देख सकते हैं ये 13 दिसंबर का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं और ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन देखिए। ये सारे प्रश्न ना आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपके एग्जाम में 13 दिसंबर को यही सारे प्रश्न छपेंगे। आप लोग खुद पढ़िए और देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा बहुत ज्यादा पछताएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा पेपर और ये रहा आप लोगों का वो मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रोल नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और इस पे 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है। तो मार्कशीट मैंने आपको दिखाया कि वो मार्कशीट कुछ इस टाइप से मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो मार्कशीट कैसे बनना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे लिखना है मार्कशीट कैसे बने नैनो एग्जाम। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर का ये आप लोगों का 40 प्रश्न पूछा जाता है, 50 नंबर का ये होता है, ठीक है। और गणित का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है 25 नंबर का और आप लोग का हिंदी का आप लोग का 20 प्रश्न 25 नंबर का। टोटल 80 प्रश्न इस पेपर में रहेंगे। टोटल 80 प्रश्न इस पेपर में रहेंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो जानने को मिलेगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कितने नंबर यदि आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज पढ़ लेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले भाग 1 का निर्देश पढ़ेंगे तो यहाँ पर निर्देश ये कहता है ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अलग आकृति यानी कि असंगत आकृति का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात मैं अगर 3 आकृति बताऊं, 3 आकृति यदि यहाँ पर बनाऊं, 3 आकृति यहाँ पर मैं बनाऊं और एक आकृति और मैं बनाता हूँ इस टाइप से और मैं पूछता हूँ कि इसमें सबसे अलग कौन सा है तो आप बोलेंगे भैया ये सबसे अलग है और ये तीनों एक जैसे हैं, ये सबसे अलग है। राइट आंसर डी नंबर, ऐसे टाइप से। तो इसमें भी 3 आकृति किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाले को आप लोग क्या करना है बताना है। तो ये देखिए ये जो बाहर के साइड में फिगर है वो अंदर के साइड में, जो बाहर के साइड में फिगर है वो अंदर के साइड में आप लोगों का देखिए। सबसे पहली बात ये आप लोगों का 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 5 6 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 रेखा है। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। 7 रेखा से है, अंदर कितने रेखा हो गया 6 रेखा हो गया। 7 रेखा अंदर 6 रेखा। बाहर ये कितना रेखा से है 6 रेखा, अंदर कितना हो गया 5 रेखा। ये 4 रेखा है, अंदर 3 रेखा हो गया और ये कितना है 3 रेखा है, अंदर 4 रेखा हो गया। इसका मतलब ये है कि देखिए ये 7 गो से 6 गो हो गया, ये आप लोगों का 6 गो से 5 गो हो गया, ये आप लोगों का 4 गो से 3 गो हो गया। इसका मतलब ये तीनों एक जैसे हैं और ये आप लोगों का 3 गो से 4 गो हो रहा है, ये अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट वाला में देखिए, नेक्स्ट वाले में आपको बताना है। तो नेक्स्ट वाला में आप लोग बताइए सबसे अलग कौन सा है। नेक्स्ट वाला में आप लोग बताइए सबसे अलग कौन सा है। तो नेक्स्ट वाला में सबसे अलग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये आप लोग का देखिए टावर है, मोबाइल है, ये आप लोग का मोबाइल वाला है, ठीक है। ये कुछ अलग ही चीज है तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ये देखिए भाग तीसरा क्वेश्चन, इसमें सबसे अलग तो ये आकृति ये आकृति ये आकृति एक जैसे हैं, ये अलग हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर। UXYZ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट कीजिए आप लोग, सभी लोग अपना अपना कमेंट बताते रहिए इसमें कौन सा अलग है। आप लोग वावेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं A-E-I-O-U, ठीक है। ये क्या है वावेल्स है, ठीक है। तो इसमें बताइए ये कॉन्सोनेंट है सारा, इन सबको छोड़कर जो भी लेटर होते हैं क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वावेल है, तो वावेल ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। XYZ क्या है कॉन्सोनेंट है, U आप लोग का वावेल है इसलिए राइट आंसर, ठीक है। भाग 2 का निर्देश पढ़ेंगे तो भाग 2 का निर्देश ये कहता है ना कि आप लोग बता दीजिए कि सेम टू सेम इसके जैसे आकृति कौन सा है। ये जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे आकृति इसमें कौन सा है, यही आप लोगों को बताना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं पूछूं कि ये आप लोगों का जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसमें से
इसमें से कौन सा आकृति आप लोगों का सेम सेम दिख रहा है? तो आप बोलेंगे भैया सेम सेम जो दिख रहा है वो ए नंबर ही दिख रहा है, तो कितना सिंपल है आप बता दीजिए। वैसे तो यहाँ पे भी बताना है ना, इसके जैसे कौन सा इसमें आप लोगों को दिख रहा है, तो इसके जैसे हमें जो दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये अंदर वाला हिस्सा कलर किया गया है, अंदर वाला हिस्सा कलर किया गया है, तो अंदर वाला हिस्सा इसमें कलर किया गया है और इसमें कलर किया गया है। राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। इसके जैसे सेम टू सेम बी नंबर, ठीक है। इसके जैसे सेम टू सेम, तो देखिए ये जो गया है 2 पे गया है और इधर गया है 6 के बाद 7 पे और ये 12 पे है, तो ये जो है राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए 7 नंबर, 7 नंबर सेम टू सेम इसके जैसे बताना है इसमें, तो ये गुणा गुणा और यहाँ पे भाग है और यहाँ पे माइनस है, इस टाइप से बना हुआ है, तो गुणा गुणा भाग और माइनस इसी में दिख रहा है आप लोगों का, इसी में, इसमें नहीं। देखिए ये बड़ा है, इसका मुंह बड़ा है, यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, तो जो बड़ा है वही राइट आंसर होगा। तो बड़ा आप लोगों का इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ये गुणा यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से रोटेट नहीं है, इसके जैसे नहीं है, ये वाला डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर का डी। और इसके जैसे देखिए, इसके जैसे आप लोग का कौन सा आकृति है, तो इसके जैसे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, तो इसके जैसे डी नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो डी पे टिक करेंगे। आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और सभी छात्रों को भाग 3 में पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मेरा नाम आप लोग पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मेरा नाम पड़ेगा क्या? गोविंद भैया। नाम क्या पड़ेगा? गोविंद भैया। सारे बच्चे मुझे क्या बोलते हैं? गोविंद भैया बोलते हैं। तो मैं भी आपका क्या हूँ? आपका भी मैं गोविंद भैया हूँ, ठीक है। आपका भी मैं गोविंद भैया हूँ। तो कमेंट बॉक्स में गोविंद भैया लिखकर जरूर जाइएगा, और अपना भी नाम लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपका भी नाम क्या है, मुझे भी तो जानना है। और मैं सच्ची बताऊं, मैं सबका फ्रेंड हूँ। कौन कौन मुझसे फ्रेंड बनना चाहता है? फ्रेंड कौन कौन बनना चाहता है? देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं आपका बिग फैन हूँ, बिग फैन हूँ। भैया बिग फैन आप मेरे हैं तो मैं भी आपका हूँ ना। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। शुरू से अंत तक बस वीडियो को देखते रहिए। इसमें भाग 3 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 3 के निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आपको मान के चलिए कि ये आप लोगों को मान के चलिए ये कोठा है, कोठा के अंदर 4 हिस्सा है, ठीक है, 4 हिस्सा है। और इसमें मैं आप लोगों को मैं बताऊं कि एक मुझे फूल बनाना है, फूल। तो कमल का फूल बनाना है, तो कमल का फूल मैं ऐसे करके, देखिए इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। क्लास को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो इसको मैंने मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, मिला दिया। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और इधर वाला हम हिस्सा पूछ देते हैं, और यहाँ पर एक लकीर ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। अब इधर वाला हिस्सा मैं पूछ दे रहा हूँ आपसे, तो इधर वाला हिस्सा कब पता चल पाएगा? जब पेंसिल से आप लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे आप लोग मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे आप लोग मिलाएंगे, तब ना इधर वाला हिस्सा पता चल पाएगा। इधर वाला हिस्सा, तो इधर वाला हिस्सा ही पता करना है, इसमें इधर वाला हिस्सा ही पता करना है। तो बस पेंसिल लेकर जाइए इसको, और इसको ऐसे करके खींच कर मिलाइए, इसको ऐसे करके खींच कर मिलाइए। तो जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मेंटल एबिलिटी में, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? ऐसे भी है, ऐसे भी है, और फिर एक रेखा ऐसे भी है, ठीक है। तो एक रेखा ऐसे भी है, ये वाला बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तो बी पे टिक करेंगे। इसका देखिए ये फूल है चारों तरफ से, तो फूल इसमें कौन सा होगा? तो फूल इस टाइप से डाला गया है, न कि ये स्टार वाला डाला गया है। तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसमें से कौन सा? तो इसमें देखिए, इसमें ये लकीर ऐसे करके, ये इसमें बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस है, तो बीच में स्पेस वाला चाहिए, तो सी नंबर राइट आंसर। इसमें देखिए, तो इसको बस हम लोगों को ऐसे करके ऐसे मिला देना है, यानी कि ऐसे मिला देना है। तो राइट आंसर नहीं तो ये ए हो सकता है, नहीं तो ये आप लोगों का डी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा, यही होगा क्या? हाँ यही हो जाएगा, ए नंबर पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ऐसे गोला कर दीजिए और इसमें एक ऐसे बना दीजिए, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ये ऊपर वाला ऐसे गया है, तो नीचे वाला ऐसे आएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर नहीं लेंगे, बहुत मजा आने वाला है। भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे, भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे तो इससे ये कन्फर्म होगा ना। मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको छोटा छोटा देता हूँ, ठीक है। भाग 4 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन निर्देश ये कहता है कि जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा, ये भी पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन मान के चलिए कि ये ऐसे है, ठीक है, ये 5 रेखा, फिर ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है। तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा,
यानी कि नेक्स्ट वाला मैं क्वेश्चन मार्क में डाल देता हूँ तो फिर कैसा होगा। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन 2 4 6, 6 के बाद क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे भैया देखिए एक एक बढ़ रहा है तो यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा है, तो फिर कितना रेखा हो गया, 6 रेखा है ना, 1 1 2 3 4, 4 2 6, 6 के बाद 4 हो गया, ठीक है। 6 के बाद 1 2 3 ऐसे रहेगा, 6 के बाद 4 हो गया, ठीक है। 6 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद आप लोग का 4 हो गया, तो 4 के बाद कितना रेखा हो जाएगा, तो 3 को रेखा होगा, तो राइट आंसर है ऐसे। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 है आंसर ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इसमें बताना है। इसमें देखिए, इसमें ये जो डॉट है ऐसे ऐसे खसक रहा है, ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे चला गया, फिर ये स्टार यहाँ पे आ गया, फिर प्लस और डॉट, डॉट उठकर यहाँ पे चला आया, यानी कि इस कोष्टक से इस कोष्टक में चला आया। तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो फिर ये कोष्टक यहाँ पे आएगा, 2 2 टप रहा है, ठीक है, 2 2 टप रहा है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग केवल इस डॉट को लेकर चलते हैं। डॉट ये यहाँ पे है, इसके आगे कितने कोष्टक हैं, 1 और नीचे 2, तो फिर देखिए ये ऐसे टप कर इसमें आ गया, इसका मतलब एगो फान गया। अब जब ये बीच में यहाँ पे है, सेकेंड वाला ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कैसे आया होगा, तो इसके बगल में एक कोष्टक है, फिर यहाँ पर है, तो फिर ये यहाँ से टप कर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर जब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसके बगल में एक कोष्टक बना है, फिर इसके बगल में एक कोष्टक बना है, तो डायरेक्ट ये टप कर यहाँ पे चला आएगा। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर, तो हमें डी नंबर राइट आंसर दिख रहा है, डी नंबर राइट आंसर, तो डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे है तो ऐसे रोटेट हो गया है, ठीक है, और सेकेंड वाला में कलर हो गया है। ये ऐसे है तो फिर ये इस साइड रोटेट होगा, और किस में, फर्स्ट वाले में कलर हो जाएगा, फर्स्ट वाले में कलर हो जाएगा, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड वाले में, और ऐसे कलर हो जाएगा। तो ये डी नंबर दिख रहा है हमें आंसर, डी नंबर पे टिक करेंगे। ये देख रही है, ये देखिए ये क्या हुआ है, सबसे पहली बात 7 बजा है, फिर 7 के बाद 9 बजा, पहले घड़ी में बना देता हूँ, उसमें आप लोग को चटक नहीं दिख रहा होगा, ये घड़ी में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ 12 की सुई होती है, तो यहाँ पे 6 की सुई होती है, 6, और यहाँ पे 3 की सुई होती है, तो यहाँ पे 9 की सुई होती है। समझ में आया। उसको देखिए 4 बजता है, फिर 5 बजता है, फिर यहाँ पे 2 बजता है, फिर यहाँ पे 1 बजता है, फिर यहाँ पे 11 बजता है, तो फिर यहाँ पे 10 बजता है, फिर यहाँ पे 8 बजता है, तो फिर यहाँ पे 7 बजता है। तो जो ये फर्स्ट वाला में जो सुई है, ये वाला, ये 12 की सिधाई में है, और 12 से 7 की सिधाई में है। सेकेंड वाला में आया यही सुई, तो ये सुई 9 पे चला गया, ठीक है, और थर्ड वाला में आया तो यही सुई 11 पे चला गया। यानी कितना छोड़ रहा है, 1 1 छोड़ रहा है, 1 1 छोड़ रहा है, तो फिर ये 12 को छोड़कर इस बार 1 पे चला जाएगा, 1 पे जो सुई होगी वही राइट आंसर होगा। तो 1 पे सुई कौन सा है, ये सी नंबर राइट आंसर दिख रहा है, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ए से बी, तो ये 2 हो गया, बी से के 11, सी से एफ 6, ए के बाद बी के बाद बी का के लिया है, सी का एफ लिया है, तो ए का बी लिया है, तो बी का 2 हो गया, तो बी दूसरे स्थान पे है, ठीक है। के का 11 लिया है, 11 लिया है, तो ये 11वां स्थान पे है, ठीक है। एफ का 6 लिया है, तो ए बी सी एंड डी एंड ई एंड एफ, तो 3 2 5, एफ का 6 आ रहा है स्थान, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है कौन सा राइट आंसर इसमें होगा। तो ई का तो 6 होगा नहीं, एफ का 7 बता रहा है, एफ का 6 है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आर वाला हो सकता है ना, जो डी वाला, तो डी तो 14 पे आएगा नहीं, लेकिन आर कहीं 18 पे आ सकता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आर का 18 हो सकता है, ए बी सी डी लिख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKLMNOOPQR। अब आगे नहीं बढ़ते हैं, हमको आर ही तक चाहिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो 17 गो 18 गो। आर 18 नंबर पे है, इसका मतलब राइट आंसर डी नंबर, आर 18 नंबर पे है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर, तो सी पे टिक करेंगे। अब इसी तरह से मतलब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा होगा। अब इसी तरह से हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे, तो ट्रिक हम लोग सीखेंगे अभी ट्रिक भी बताने वाला हूँ दर्पण वाले क्वेश्चन में। और देखिए मैं आप लोगों के लिए, क्या गया भाई, उड़ो मत, पहली बात कि उड़ना नहीं है, ठीक है। ये देखिए ट्रिक के लिए मैं कागज और कैंची लेकर आ रखा हूँ। ये बहुत मजे तरीके से मैं बताने वाला हूँ, जिसमें सारे बच्चों को डाउट होता है वो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रश्न ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले भाग 5 में आएंगे ना, तो भाग 5 का निर्देश कहता है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ भाग 5 का निर्देश कहता क्या है, ठीक है। तो भाग 5 का जो निर्देश कहता है ना, वो कहता है कि यदि 5 का संबंध 25 से है तो इसी प्रकार से बता दीजिए 6 का संबंध किससे होगा। तो देखिए जो इसमें मान लीजिए ये हो गया माँ लिख देते हैं, माँ को हम लोग पापा से संबंध दर्शाते हैं ना, माँ पापा। तो 5 का संबंध क्या है, 5 का संबंध 25 है, इसका मतलब स्क्वायर किया गया है। अब 6 का संबंध किससे होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आंसर आएगा। इसी प्रकार मैं नाना का संबंध पूछूं तो नाना का, जब माँ का पापा से है तो नाना का नानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तो आंसर बताना है। जब साइकिल का संबंध मोटरसाइकिल का है, यानी कि इससे वीआईपी वाला बुलेट का लाया गया है, तो इससे वीआईपी वाला ए नंबर ये वाला चरपहिया वाला लाया जाएगा, ठीक है। इसका संबंध देखिए 6 और 9, तो इसमें जोड़कर 15 कर दिया गया है, 6 और 9 इसमें जोड़कर 15 कर दिया गया है, तो 9 और 9 जोड़कर 18 किया जाएगा। तो 18 हमको केवल इसमें दिख रहा है, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट हुआ है, ये ऐसे है, 1 मिनट में इसको बनाकर रोटेट करूंगा, पता नहीं कितने डिग्री पे रोटेट हुआ है, शायद 90 डिग्री पे रोटेट है। इसको बनाकर रोटेट वाला खेल है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं और कागज को रोटेट करके दिखा देंगे आपको। देखिए इस कोष्टक जैसे मैंने कट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, बस इस फिगर को बना लूंगा। जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे समझ में आएगा मुझे। तो बस एग्जाम में जाइएगा तो बस आपको यही काम करना है। अब देखिए ये ऐसे करके ऐसे हो गया है, यानी 90 डिग्री पर रोटेट हुआ है। तो अब यही त्रिभुज यहाँ पे हम बना देते हैं। त्रिभुज भी मात्र एक बार ही पलटेगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न इसका बट्टे इस ये किया गया है, यानी यहाँ पर 2 रेखा डाल दिया गया है, ठीक है। और क्या किया गया है, इसको इधर ला दिया गया और इसको ऊपर लेगा त्रिभुज में कन्वर्ट। अब ये 2 रेखा है तो इसमें 3 रेखा, एक रेखा बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ा तो क्या अंतर होगा भाई, इसका संबंध इसमें क्या है, एक रेखा से 2 रेखा है, रेखा भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर 3 रेखा होना चाहिए था। चलिए लगता है दूसरा कोई लॉजिक लगाया, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, एक रेखा इसमें बढ़ना चाहिए था, ये मिस्टेक है शायद, मुझे जहां तक लगता है कि नहीं मिस्टेक है। 5 गो से 3 गो यानी 2 गो कम हुआ है, तो 5 गो से नीचे वाला ही ना ऊपर जाकर बदल रहा है, ऊपर वाला तो नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये वाला नीचे आ गया, ये वाला नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला वैसे ही रहेगा, नहीं ये वाला, तो फिर ये 5, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो डी नंबर, ठीक है। हो सकता है ये मिस्टेक हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे पता नहीं कौन सा कीड़ा, इसको साफ कर दूं मैं, ठीक है। अब आइए भाग 6 पे पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो ये निर्देश ये कहता है कि ये कटा हुआ हिस्सा यहाँ पर कौन सा लाकर रखेंगे जो सटीक बैठेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हम लोग ने कट किया ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, चूंकि यहाँ पर अभी मैंने फाड़ दिया, तो यहाँ पर जो ये पूर्ण रूप से था इसी को लाकर रखने पर नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पर कौन सा लाकर रखेंगे मैच करेगा, तो हम लोग लाकर रख देते हैं
ये वाला डी नंबर रखेंगे, मैच कर डालेगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम रखेंगे डी नंबर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग रखेंगे, वो रखेंगे कौन सा, रखेंगे डी नंबर। यहाँ पे रखेंगे, वो रखेंगे कौन सा, बी नंबर। बी नंबर नहीं भाई, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया, ये सी नंबर रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, एकदम सटीक बैठाना है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो ये फिगर ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ट्रिक मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ इस टाइप का। अब भाग 7 में पहुंचते हैं। भाग 7 देखिए, आपको कैसे भी पास होना है, ठीक है। पास होने से मतलब है तो भैया कोई ना कोई दिमाग लगा लीजिएगा। जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो भैया किसी ना किसी प्रकार का दिमाग लगाना ही है। भाग 7 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में ये आकृति को देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, बस यही बताना है। तो सबसे पहली बात ये मैं दर्पण बना देता हूँ, दर्पण बना देता हूँ, ठीक है। दर्पण ये मैं बना देता हूँ। दर्पण का मतलब ये होता है ना शीशा, शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं और स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग दर्पण बोलते हैं। जैसे इस टाइप से शीशा होता है ना, इसी में ना आप लोग स्नान करके और चेहरा और देख कर जाते हैं। तो एक चीज आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा, चेहरा दिखते हैं तो आपको चेहरा सेम दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी शीशा में यदि क को लेकर जाएंगे, क को लेकर जाएंगे, क को, तो क ऐसे उल्टा दिखेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ग को लेकर जाएंगे तो ग ऐसे उल्टा दिखेगा। जाकर अभी ट्राई कर लीजिए। अगर आर यहाँ पे लिख देते हैं तो आर यहाँ पे उल्टा दिखेगा, जाकर अभी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कहा जा रहा है ना कि ये इस शीशा में देखा जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, तो ये उल्टा दिखता है। इसका मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे ट्रिक आप लोगों का, ये दर्पण में बना देता हूँ, दर्पण में बना देता हूँ, दर्पण में बना देता हूँ, ठीक है। दर्पण ये बन गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर ए और एम लिख देता हूँ। तो शायद ए और एम में दर्पण में परिवर्तन नहीं आएगा, बस आर में आएगा। तो इसका यदि आंसर देखना है ना तो इसको उलाट देंगे, चटक करके इसको उलाट देंगे। पेपर को ऐसे उलाटेंगे, पेपर को हमने ऐसे उलाट दिया तो देखिए ये बन गया आर और ये बन गया ए और ये बन गया एम, ये आंसर आया हुआ है। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग इसको कर लेते हैं, किसको, कोई भी इसमें फिगर बना लेते हैं। जैसे यही फिगर है, इसका हम लोग को आंसर चाहिए तो ये दर्पण हम सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। दर्पण हमने बना लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोला है तो ऐसे कर लेते हैं। चलो भाई चटक हो जाओ तुम भी। और ऐसे बोला है तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है भैया, कोई समस्या नहीं है। गोविंद भैया पढ़ाते हैं, बिल्कुल मजा आ जाता है। ये देखिए इसको मैं चटक कर लेता हूँ, चटक कर लिया, कोई समस्या? अब देखिए जब एक्स वाई ये दर्पण इस साइड में लगा है तो पेपर को हम लोग ऐसे पलटेंगे, पेपर को ऐसे पलट कर हम लोग डायरेक्ट आंसर ला लेंगे। भाई जादू है। देखिए आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। राइट आंसर आप लोग का डी नंबर। मैच कर रहा है ना इस आकृति से, यह आकृति भैया उगाना है और पेपर को ऐसे पलट देना है, या मन में ही ऐसे पलटेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए। और इसको पलटेंगे तो पक्षी इधर मुंह कर लेगी, इधर मुंह कर लेगी, इसका मतलब डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। और ये पलटेंगे तो भैया इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है भाई, मैं तो तुरंत देखकर बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ। तो आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करने की। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारा मॉडल पेपर सॉल्व करना होगा। तो मेरे पास बहुत सारा मॉडल पेपर है ना, मैं दे सकता हूँ आपको। ये देखिए एगो मॉडल पेपर, 2 गो 3 गो, ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, बहुत गड्डी मॉडल पेपर ऐसे करके। और भैया ये नया सिलेबस पे बनाया गया है ना। जैसे देखिए इसमें देखिए ये सारे प्रश्न बिल्कुल नया नया है कि नहीं, बिल्कुल नया नया है। तो ये आपको 20 मॉडल पेपर मेरे अनुसार खरीद लेना चाहिए। खरीदने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखिए नया सिलेबस पे है कि नहीं। नया सिलेबस में आप लोगों का जो जुड़ा है वो कोण वाला जुड़ा है, यानी कि देखिए त्रिभुज वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कोण वाला जुड़ा है। दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण की माप बता दीजिए। और लाभ हानि से प्रतिशत हटा दिया गया, लाभ हानि में प्रतिशत नहीं पूछेगा तो ये लाभ हानि का प्रश्न देख सकते हैं। और आप लोग का जो जुड़ा है ग्राफ वाला क्वेश्चन जुड़ा है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन पहले भी था लेकिन अभी भी है। ये अभी भी आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस टाइप का प्रश्न तो पूछता ही पूछता है। और बाकी भाई टाइल्स वाला भी क्वेश्चन पूछता है कि एक कमरे की इतना इतना है तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता है, कमरे की फर्श की लंबाई मीटर में बता दीजिए। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को बहुत मजेदार के तरीके
तरीके से ये पढ़ाया गया है। दूसरा भी मॉडल पेपर ओपन करके दिखाते हैं। दूसरा भी मॉडल पेपर देखिए ना, आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मॉडल पेपर खरीद लेंगे तो इसका आंसर मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इससे हार्ड प्रश्न डाला गया है ना, इस टाइप से डाला गया है कि जो आपके एग्जाम में लड़ जाए। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं, और हिंदी भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए भैया, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये बता दीजिए। मैं इसको छोड़िए, ये देखिए ना ग्राफ वाला इस टाइप का प्रश्न 100% आता है। ये देखिए, मतलब वो छोड़िए, ये देखिए एक साइकिल के पहिए में कुल 18 तिलियां हैं, 2 तिलियों के बीच का कोण बता दीजिए। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसमें बताना है सबसे ज्यादा आयत का क्षेत्रफल किसका है। तो भैया इसका गलत भी आंसर लोग बताएंगे, तुरंत देखेंगे 280 और 280 पे टिक कर देंगे, लेकिन मॉडल पेपर खरीदेंगे तो 280 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर मैं कुछ और बताऊंगा। तो भैया ज्वाइन कर लीजिए मॉडल पेपर। और क्वेश्चन दिखाऊं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, 100% पेपर में छपेगा। और प्रश्न दिखाऊं, ये प्रश्न देखिए 100% छपने की संभावना। और मैं प्रश्न दिखा दूं कोण वाले से, तो कोण वाला से यही एक डाला गया है शायद, कोण वाला एक साइकिल का तिल्ली, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक भी प्रश्न डाला गया है कोण वाला सा, ग्राफ वाला डाला गया है, मतलब क्या चाहिए भाई। ये वाला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। और ये सारे न्यू प्रश्न मिलेंगे, एक भी आपका बुक से और मॉडल पेपर से देखने को नहीं मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आप बताइए भैया क्या करना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है, सबसे पहले ये पेपर देखिए, ये पेपर देखिए, मॉडल पेपर का पेपर है ये। 20 मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा और प्लस में मार्कशीट दूंगा। ये हिंदी मीडियम में रहेगा, आंसर शीट के साथ रहेगा और वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा। मैं 199 रुपये ले रहा हूँ, 199 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन भैया 1-1 घंटा का मैं वीडियो दे रहा हूँ, 1-1 घंटा का मैं वीडियो भी दे रहा हूँ। तो बताइए 20 को वीडियो बनाने के लिए 20 घंटा चाहिए, 20 घंटा, वो भी 1 घंटा में, एक दिन में लोग 1 ही घंटा बोल सकते हैं। तो 20 दिन में ये वीडियो हमारा बना होगा, तब जाकर ये दूंगा। और हर एक मॉडल पेपर का आंसर शीट भी मिलेगा और वीडियो सोल्यूशन। कितने लोगों को कहना ही नहीं पड़ रहा है, तुरंत ले रहे हैं। तुरंत लेने के लिए आपको 93 36 56 81 64 पे कॉल करना है और अपने पापा मम्मी से बात कराना है। आपसे मैं बात नहीं करूंगा। अगर हो सकता है कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे कि भैया मॉडल पेपर चाहिए। आपके पास QR कोड जाएगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तुरंत आपके पास मॉडल पेपर चला जाएगा। और एग्जाम नजदीक आ गया है, हो सकता है कॉल ना उठाया जाए क्योंकि बिजी ही ज्यादातर मैं रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे 20 मॉडल पेपर। ठीक है, 20 मॉडल पेपर बहुत तहलका मचाने वाला मॉडल पेपर है, नया सिलेबस पे है बिल्कुल। इस बार एग्जाम में बिल्कुल यही मेरा ही पेपर तहलका मचा रहा है और सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी पछताने वाले ही हैं, मुझे जहां तक पता है। अब इसी में तो मजा आएगा। ये वाला आ गया कटिंग वाला, भाई कैंची आ जाओ भाई, भगो नहीं। भाई देखो आ गया कैंची। उसके बाद से हम ला लेते हैं कागज का टुकड़ा, ये रहा कागज का टुकड़ा। अब इसको हम लोग काट पीट कर दिखाएंगे। ये निर्देश जब पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा। भाई गया वो गया, इसको लेते हैं। गया मतलब भाई भग गया वो, इसको लेते हैं। इसको भगना मत यार, क्यों भाग रहे हो यार, इतना दोस्ती हम लोगों का अच्छा है फिर भी भागे जा रहे हो। देखो अब क्या कहा जा रहा है भाई। पहली बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इस डट डट का मतलब हुआ इस कागज को तीर इधर किया गया है तो कागज को हमको ऐसे पलटना है। तो हमने ऐसे पलट दिया। अब तीर इधर का मतलब कि कागज को ऐसे पलटना है। ठीक है, अब तीर इधर का मतलब कि कागज को ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, कागज को ऐसे फोल्ड करना है। अब ऐसे कट भी करना है डिजाइन टाइप का, मैं कट कर देता हूं। भैया डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कट करने वाला ही मुश्किल होता है। ठीक है, कटिंग वाले बच्चे ही, मतलब कटिंग वाले ही चैप्टर में ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके जाओ ना भाई। मैं 20 मॉडल पेपर दूंगा। 20 मॉडल पेपर में आप सोचिए 20 × 40 कर लीजिए। 20 × 40 का मतलब ये हुआ कि 40 को रीजनिंग का क्वेश्चन, तो 20 × 40 = 800 प्रश्न आप लोग रीजनिंग का करके जाएंगे, जो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ रीजनिंग है। और मेरे द्वारा बनाया हुआ रीजनिंग इतना आसान नहीं होता है, और आसान नहीं होता है तो अभी एग्जाम में आता है। आसान नहीं होता है तो अभी एग्जाम में आता है, यानी कि वही एग्जाम में आता है। चलिए इसी को इतना ही पे पलटते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। खोलते हैं इसको। सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, इस टाइप से बना हुआ है भाई। इसका मतलब कि प्लस इसमें नहीं दिख रहा है, हमको तो यही दिख रहा है। ए नंबर राइट आंसर पे टिक करेंगे। एक और स्टेप यहाँ पर कट करना था, मैंने कट नहीं किया है, जैसे इस टाइप से करके
और इस टाइप से करके, और जब हम एक स्टेप और काटे होते ना यहाँ पे लास्ट में, तो वो दिखता है अच्छे से। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से दिख गया होगा। भाई टूट रहा है तो टूट जाओ, ये वाला राइट आंसर, ए नंबर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये कागज को टुकड़े को फोल्ड करना है। सारा मैं पढ़ा दूं, मैं ही सारा पढ़ा दूं कि आप लोग कुछ कर लेंगे? ओ भाई साहब, इट्स ओके यार, ये क्या हुआ है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। इस टाइप से है। अभी इसको बोला है ऐसे फोल्ड कर दो, और इसको ऐसे फोल्ड कर दो। भाई फोल्ड कर दिया मैंने। फिर बोल रहा है एक स्टेप और फोल्ड कर दो, और बीच में 2 बार बिंदु कट कर दो। तो यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। भाई जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ओनली यहाँ पे और यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कट करके ट्राई कीजिएगा। अब 31 नंबर और 32 नंबर खुद से करेंगे, घर पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या कहा जा रहा है? भाग 9 में जब पहुंचेंगे आप लोग, तो भाग 9 का निर्देश कहता है ना, भाग 9 का निर्देश कहता है कि इस टुकड़े से घर बनाया जाएगा। कौन सा घर बनेगा? इसी टुकड़ा का प्रयोग करके घर बनाना है। तो देखिए ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इधर के साइड में, और ये वाला इधर के साइड में। भाई यहाँ पे नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। बी नंबर राइट आंसर। इसमें देखिए ये वाला यहाँ पे, और ये छोटा छोटा इधर इधर, और ये वाला यहाँ पे। बी नंबर। यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इधर इधर। डी नंबर राइट आंसर। ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे, और ये 3 आकृति 1 2 3। सी नंबर राइट आंसर। भाई मजा आ गया ना सॉल्व करने में? इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। भाग 10 का निर्देश पढ़ेंगे तो भाग 10 का निर्देश ये कहता है कि आप क्या कीजिए कि ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है यही बताना है। ये चोर है, किस आकृति में छुपा हुआ है यही बताना है। तो भैया ये जो चोर है ना, ये यहीं पे छिपा हुआ है। तो ए नंबर राइट आंसर। ये वाला चोर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लकीर बढ़ाया गया है, तो नीचे लकीर इसमें बढ़ाया गया है। ये वाला चोर भाई यहाँ पे छिपा हुआ है। डी नंबर राइट आंसर। ये वाला चोर इसमें भी तो छुप सकता है, इसमें भी छुप सकता है, तो इसमें नहीं छुपा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा चाहिए ना, छोटा चाहिए, तो ए नंबर, सी नंबर राइट आंसर। ये वाला चोर, तो ये वाला चोर यहाँ पे छिपा हुआ है। ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का भाग 10 कंप्लीट हो गया। आइए मैथ का सलूशन करते हैं। तो मैथ का सलूशन काफी तरीके से जल्दी जल्दी आप लोग देखेंगे। ठीक है, मैथ का सलूशन देखिए आराम से। मैथ बहुत इजी होता है, बस समझना है आप लोगों को। काफी आसान तरीके से सारे मैथ में सॉल्व कराने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से। एक परीक्षा के विभिन्न विषयों में छात्रों के प्राप्त अंकों को पाई ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। पाई ग्राफ का मतलब होता है ना, ये सर्कल के रूप में दिखाया गया है, गोला के रूप में दिखाया गया है। यदि सभी विषयों में कुल अंक 9 से हैं, तो विज्ञान में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या कितनी होगी? अब आप लोग देखिए ये 90 डिग्री में दिया हुआ है। तो एक चीज समझिए, जो ये बिंदु होती है ना, बिंदु पे कितने डिग्री कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी एक ही जो गोला है, गोला के अंदर कितना डिग्री का कोण है? तो ये 360 डिग्री का कोण है। अब इसको विभाजित कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी विभाजित करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये विभाजित करके ही विज्ञान का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। और ये टोटल कितना है? 900 है। और ये टोटल कितना है? देखिए टोटल से टोटल में भाग देंगे। देखिए एक अंश का यदि हमको पता करना हो तो ये 900, टोटल कुल अंक कितना है? 900 है। और ये कुल अंश कितना है? तो 300 अंश है, 360 अंश है, तो 360 अंश से हम लोग भाग दे देंगे। तो ये 0 से कट करेंगे तो 0 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 36 का आधा कितना होता है? तो ये 45 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको और हम लोग आगे लिख कर कट पीट करेंगे, 45/18। अब देखिए
45। तो ये हम लोग किससे काट सकते हैं, तो हम लोग 3 से काट सकते हैं। तो 15 तिया 45, यानी कि 3 से 15 में 3 छक्के 18, 6। अब उसके बाद क्या मिला, 15 और 6। अब इसको भी हम लोग काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, तो हम लोग काट सकते हैं 3 से। तो 3 पचे 15 और 3 दूना में 6। अब इसको देखिए 5/2 मिला है, तो 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5, 2.5। यानी कि जो एक अंश का वैल्यू आया है वो आया है 2.5, 2.5। हमको कितने अंश का चाहिए, विज्ञान का जो दे रखा है, विज्ञान का वो दे रखा है 90 अंश। ठीक है, तो 90 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 गुणे 2.5, 2.5। तब ना ये वैल्यू पता चलेगा, आंसर पता चलेगा। तो आंसर हम लोगों को यहाँ से भी आ सकता है। तो जब गुणा करेंगे 2.5 का 90 में, तो गुणा करना आपको आता ही है, आता है ना, ऐसे गुणा कर लीजिए। 9 दूना में 90 अढ़ैया कितना होगा, तो 90 अढ़ैया, 90 का पढ़ा पढ़िए अढ़ैया, 90 दूना 180 और 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना, 225 आंसर आया है। ठीक है, एक तरीका ये है निकालने का, और दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। यदि ये नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, दूसरा तरीका ये कहता है ना कि पाई ग्राफ, सूत्र लिख लीजिए, पाई ग्राफ में किसी भी विषय का हिस्सा, पाई ग्राफ में किसी भी विषय का हिस्सा बराबर, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कुल अंक, ठीक है। अब बट्टे के रूप में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। और इसको कोष्टक में लिख कर गुणा किससे करना है, तो गुणा करना है आप लोगों को जिसका चाहिए, यानी कि विषय। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषय, यानी कि उसका विषय नहीं, ये गलत हो जाएगा, उसका कोण यहाँ पे लिखना है, उसका कोण यहाँ पे रहेगा, उसका कोण, जिस विषय का चाहिए उसका कोण। और लास्ट में रहेगा कुल अंक, क्या रहेगा, कुल अंक। ठीक है, ये आप लोगों का सूत्र है, इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 360 लिख दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, और कुल अंक कितना है, तो 900 है। तो 1 0 से 1 0 ये काट दीजिए, और ये 36 से 90 में अभी हम लोग ने भाग दिया था, 36 से 90 में अभी हम लोग ने भाग दिया था, 2.5 निकला था। बात वही है, ठीक है, बात वही है, कितना आएगा, 225। तो ये एक तरीका है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बी नंबर राइट आंसर, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या और सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या का योग बता दीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग 4 को 9 लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 को 9 लिखेंगे, है कि नहीं। अब इसको योग कर देना है, तो योग करने के लिए मैं बोला था जब कुछ नहीं रहता है ऊपर तो 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ में आया, 1 9 दूना 18 का 19 का 9 हाथ में आया, 1 9 दूना 18 का 19 का 9 हाथ में आया, 1 9 दूना 18 का 19 का 9 हाथ में आया, 1 9 1 10। ये फाइनल आंसर आया हुआ है। तो इतना सिंपल है, आप लोग कर लेंगे ना, बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 8 मेज रुपए 150 प्रति मेज की दर से खरीदता है, यानी कि 8 जो मेज है, 8 मेज, इसमें से एक मेज का मूल्य दे रहा है, एक मेज का मूल्य दे रहा है वो 150 रुपया दे रहा है। इसका मतलब ये है, प्रति मेज का मतलब एक मेज, और 8 मेज का खरीद रहा है, तो 8 गुणे 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 8 गुणे 150 इक्वल टू 8 गुणे 150, ठीक है, 8 गुणे 150, 15 8 ऐसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये दिया है उसने प्रत्येक मेज को पॉलिश करने के लिए 20 रुपये प्रति मेज अतिरिक्त खर्च करता है। तो यहाँ पे 20 गुणे 8 भी करेंगे, 8 गुणे 20, ठीक है, और जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इधर गुणा कर लेते हैं, 15 गुणे 8, 8 तो 0, 8 25 40 का 0 हाथ में है 4, 8 1 8 4 12, ठीक है, 1200।
तो ये हो गया 1200, ठीक है, और ये 8 दूनी में 16, 160। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1360। 1360, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। मैंने किया क्या है, एक मेज का मूल्य इतना दे रखा है तो 8 मेज का चाहिए तो 8 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपये मिलेगा। अब 20 रुपये अतिरिक्त इस पे खर्च कर रहा है इसको पॉलिश कराने में, तो 20 रुपये इसी में जुड़ेगा, यानी क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, तो 160 रुपये इसका और लगेगा 8 मेज को पॉलिश कराने में। तो 1360 रुपये इसका टोटल लग गया। अब कहा जा रहा है फिर उसने सभी 8 मेजों को कुल 1500 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ या हानि बताइए। तो ये देखिए 1500 रुपये में बेच दिया तो 1360 रुपये ही क्रय मूल्य था उसका। इसका मतलब ये है कि 140 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक मेज का मूल्य है 150 रुपया, 8 मेजों का मूल्य है 1200 रुपया, और इस पे 160 रुपये पॉलिश कराने में खर्च हुआ तो 1360 रुपया हो गया। और 1360 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। तो 1500 में से 1300 घटाएंगे तो 140 रुपये की लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि 5580 किलो गेहूं को 60 थैलों में पैक किया जाता है जाए तो प्रत्येक थैले में कितने गेहूं आएंगे। तो देखिए ये बड़ा वाला है बोरा, ठीक है, और इससे 60 थैला पैक किया जा रहा है, 60 थैला। तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, तो भाग कर देंगे, तो एक थैला का मूल्य, एक थैला का निकल जाएगा कि एक थैला में कितना गेहूं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 5 5 8 और 0, यहाँ पर रख देंगे 60। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। अब 6 से इसमें भाग दे देना है, तो 6 से इसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो 6 एक का नाम 6 6 का पारा पढ़ेंगे तो 6 25 1000 के 36, यानी कि 60, यानी कि 6 9 54, ठीक है। बचा 1 और 8 उतर जाएगा, 36 18, यानी कितना आंसर आया है 93। तो एक इसका मूल्य क्या हो जाएगा 93, मूल्य नहीं मतलब एक पैकेट में कितना आएगा 93, ठीक है। तो ऐसे 60 पैकेटों का इसका गुणा कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। मतलब आपको एक बोरा दे दिया गया, उसमें ये 100 किलो चीनी भर दिया गया और बोला जाएगा कि 5-5 किलो चीनी अलग कीजिए, तो कर नहीं देंगे, कर देंगे, कितने थैलों में आटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कि अंक 4 0 6 1 और 6 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए काफी सिंपल है, इसको करेंगे कैसे। 4 है, 0 है, 6 है, 1 है एंड 6 है। इससे 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 के साथ एक बार लिख लेते हैं 0 1, यहाँ पर 6 6 2 बार कर दिए हैं क्या, 1 9 रहेगा, 45 1 9 रहेगा, ये वाला 9 है, ठीक है। इसको 9 आप लोग बना लीजिएगा, ये वाला 9 है, मिस्टेक हुआ है। तो 0 1 और उसके बाद से 4, उसके बाद से क्या हो जाएगा 6 और उसके बाद से 9। तो ये 5 अंकों की, देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। इसको पढ़ेंगे तो यहीं से ना पढ़ेंगे, इसलिए ये गलत, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 0 को सेकेंड स्थान पर रख दीजिए। मेरा कहना ये है कि 0 को बंद कीजिए, उसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 1 है, फिर 0 को ओपन करके लिख दीजिए, फिर उसके बाद 4 6 9, यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसा गलती नहीं करना है, ये वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 और 70 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 42 और 70 है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूसरा लूंगा, दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे मैं 6 का गुणनखंड बोल दूं और यहाँ पे 4 का गुणनखंड बोल दूं, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करूं तो 1 2 3, और ये किससे किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से, 3 से, उसके बाद से 6 से भाग लगेगा। इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन सा है, तो 1 दोनों में है, जो दोनों में होता है उसी को हम लोग उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉमन जो दिख रहा है, ठीक है।
इसका मतलब संख्या की बात किए तो एक दो, दो गो संख्या है उभयनिष्ठ, तो ऐसे इसमें बताना है। तो ये देखिए किस किस संख्या से कटेगा वही आप लोगों को लिख लेना है। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, 7 6 के 42 होता है, और 14 से भी लग जाएगा, उसके बाद से 21 से लग जाएगा, उसके बाद से 42 से लग जाएगा। ये 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लग जाएगा, उसके बाद से 6 से, तो 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, 14 25 70 होता है, 14 से भी लग जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का लगेगा, वो लगेगा 35 से लगेगा, उसके बाद से 70 से लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसके आधा तक पहुंच गया है ना, जैसे 35 तक पहुंच गए हैं तो डायरेक्ट डबल कर दीजिए, अगर 21 तक पहुंच गए हैं तो डायरेक्ट डबल कर दीजिए, खत्म। उसका देखिए कॉमन कौन कौन सा होगा, तो देखिए 1 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, फिर 7 कॉमन हो जाएगा, फिर 14 कॉमन हो जाएगा। टोटल 1 कामा 2 कामा 7 कामा 14 यही कॉमन है। टोटल कितनी है, तो टोटल संख्या की बात की जाए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कॉमन है, तो 4 गो किस में है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसको करना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोनू की वार्षिक आय 1,32,600 है, यदि वह हर महीने समान राशि कमाता है तो सोनू की मासिक आय कितनी होगी। देखिए एक वर्ष, वार्षिक मतलब पता है क्या होता है, वार्षिक मतलब होता है 1 साल, 1 साल का मतलब होता है 12 महीना, 12 महीना, ठीक है। इतना बात आपको पता चल गया। अब देखिए वो 1 साल में जो कमा रहा है ना, वो कमा रहा है 1,32,600 रुपया, ठीक है, 600 रुपया। यदि वह हर महीने समान राशि कमाता है, एक समान राशि कमाता है, तो 1 महीने का पूछा जा रहा है, तो हर महीने जब कमा रहा है तो 12 से यदि हम लोग भाग दे देते हैं 12 महीना से, तो ये कितने महीने का निकलेगा, 1 महीने का आंसर निकलेगा, निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो बस इसको काट पीट कर छोटा करना है, तो छोटा कैसे कर पाएंगे, 12 से भाग दे दीजिए साइड में लिख कर। चलिए 12 से इधर साइड में ऐसे करके लिख कर भाग दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए, ठीक है। तो 12 से हम लोग भाग दे देते हैं, 12 1 12 बचा 1 2 उतरा, 12 1 12, और ये 6 उतरेगा तो नहीं जाएगा, 1 0 उतरता है, 2 संख्याएं उतरता है तो 1 0 बढ़ जाता है, तो 12 25 60, 12 25 60 कटा। अब हम लोग ने यहाँ तक उतार लिया, 0 उतार देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 11,050, 11,000, ये सॉरी 11,050, 11,050 राइट आंसर बी नंबर। शायद भाग देना नहीं आता होगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग कैसे भाग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको जोड़ना है, तो ये जोड़ हमने बहुत बार सिखाया हुआ है, इसको सजातीय क्रम में लिख देना है, सजातीय क्रम में लिख देना है। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर लिख देना है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर लिख देना है। तो ये हमने क्या किया, लिख रहा है, ठीक है, 6 6, इसके बाद 0 6 6, उसके बाद देखिए पॉइंट 0 6 6 0 6, इधर 0। अब इसको जोड़ देना है, तो मैंने जोड़ना आपको सिखाया ही था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, बस ये 0 बढ़ा लेंगे, सुविधाएं हो जाएंगी आपको जोड़ने के लिए। देखिए 6 6 12 का 2 हाथ में है 1, 6 6 12 1 13, 1 हैया सिलवा 13, 13 का 3 हाथ में है 1, 6 18 1 19 का 9 हाथ में है 1, 6 18 1 19 19 का 9 हाथ में है 1, 6 दूना 12 1 13 का 3 हाथ में है 1, 6 दूना 12 1 13, 13 का 3 हाथ में है 1, और 6 1 7। बस यही आंसर आ गया, देख सकते हैं। मैंने किया क्या, सिंपल जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ दिया और दशमलव के नीचे ही दशमलव उतार दिया है, बस यही आंसर करना था। तो हम लोग को जो राइट आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, तो बी नंबर हम लोग का राइट आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का काफी इजी है। दो संख्याओं का गुणनफल 384 है, यदि एक संख्या, एक यहाँ पर बना लीजिएगा 1, ठीक है, एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बता दीजिए। अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा, साफ उतना नहीं दिख रहा है का, अब दिखेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल 12 है, जिसमें एक संख्या आप लोगों का 4 दे रखा है, तो दूसरी संख्या बता दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलेंगे भैया 4 3 12 होता है, 3 यहाँ पे लिख दीजिए।
तो ये बताए कैसे हैं, यही आपको दिमाग लगाना है। तो इसी 4 से जब इसमें भाग दिए तभी आप लोगों का आंसर आया है, ठीक है, तभी आप लोगों का आंसर आया है। तो बस इसी 4 से इसमें जब भाग दिए हैं तो यहाँ का आंसर पता चल गया। तो ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 384, जिसमें से एक संख्या दे रखा है 16, तो दूसरी संख्या पता करना है। तो जब इसी संख्या से हम इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ का पता चल जाएगा। 384 बट्टे 16 हम लोग कर देंगे। भैया करके आंसर बताइए। इतना सिंपल ट्रिक तो कोई बताएगा ही नहीं, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तरीका लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयत ABCD का परिमाप होगा, परिमाप है। देखिए मैंने आपको शुरू में जब आयत वाला चैप्टर पढ़ाया था तो आयत किसको बोलते हैं ये भी मैंने बताया था। आयत की दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होंगी, ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर मान के चलिए ये आप लोगों का 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये आयत का कहना है, ठीक है। और मैंने सूत्र जब पढ़ाया था तो पढ़ाया था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लेकिन हम लोगों से प्रश्न में ये नहीं पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। तो मैंने आयत का परिमाप का भी सूत्र आपको बताया था कि होता है 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई, यह आपको याद भी होगा, ठीक है। तो बस यही करना है, लंबाई और चौड़ाई हम लोग पता कर लेना है। तो लंबाई आप लोगों का क्या है, लंबाई आप लोगों का जो है वो है आप लोगों का 4 है, ठीक है। ये 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 4 प्लस का ये 3 हो जाएगा। चौड़ाई तो 2 गुणे ये 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 14 मीटर आप लोगों का राइट आंसर आने वाला है। समझ में आया, समझ में आया ये सारी चीजें? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसमें बस ये दिया हुआ है ना, ये घुमाने के लिए दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा घूम जाएं, बट हमको बस इससे मतलब है और इससे मतलब है, और किसी से मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में कौन से कोण समकोण से बड़े हैं, समकोण से बड़े हैं। समकोण का मतलब सबसे पहले आपको पता होगा, तभी आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहली बात, ध्यान से इस आकृति को देखिए। समकोण कहता है ना कि जो 90 डिग्री के बराबर होगा वही समकोण कहलाएगा। अब इससे बड़ा बोला है, इसका मतलब पता है क्या है, या तो रेखा ये इधर जाएगी, या रेखा इधर जाएगी, या रेखा इधर जाएगी, यानी कि इधर जो कोण बनेगा वही समकोण कहलाएगा। देखिए जैसे समकोण हम लोगों ने बनाया तो इस टाइप से बना दिया, ठीक है, इस टाइप से बना दिया। लेकिन अगर समकोण के अलावा दूसरा कोण बनाना होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। समकोण से बड़ा कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बनाएंगे, सॉरी ऐसे, ठीक है, ये वाला रेखा नहीं रहेगा। तो इस टाइप से जो भी रेखा है वो समकोण है, समकोण से बड़े हैं। तो हम लोग का देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो हम लोगों का जो है वो है कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। हम लोगों का जो है वो कौन कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का पहले नंबर तो ये 2 वाला बड़ा है, क्योंकि ऐसे बना हुआ है तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो 2 नंबर। और दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों का वो 3 बड़ा है, 3 ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये भी बड़ा हुआ है, 3 बड़ा है। फिर आप लोगों का कौन सा दिया हुआ है, फिर आप लोगों का दिया हुआ है 4 नंबर। तो 4 नंबर ऐसा बना हुआ है, तो ये भी आप लोगों का बड़ा है, ठीक है, मतलब ऐसे चौड़ा बना हुआ है। तो 4 नंबर भी 90 डिग्री से बड़ा है। और फिर 5 नंबर भी आपका 90 डिग्री से बड़ा है। तो 2 3 4 और 5 ये किस में है, तो केवल 2 3 4 5 90 डिग्री से बड़े हैं। तो बस उसी पे टिक करना था, ठीक है, उसी पे टिक करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तर और पूर्व के बीच का कोण कितना होगा। तो उत्तर और पूर्व का बीच का कोण आप लोगों को बताना है। तो एक चीज आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, उत्तर हम लोग इसको बोलते हैं, पूर्व हम लोग इसको बोलते हैं, पश्चिम इसको और दक्षिण इसको, उत्तर पूर्व इसको, उत्तर पश्चिम इसको, दक्षिण पूर्व इसको, दक्षिण पूर्व इसको, ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसको और दक्षिण पूर्व इसको। तो हम लोगों को उत्तर और पूर्व बोला है। तो उत्तर और पूर्व का फिगर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, भाई उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। बस ये वाला कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी इस टाइप का प्रश्न हल कर पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न हम लोग काफी इसी तरीके से करने वाले भी हैं। देखिए सबसे पहली बात, यदि दिया है यानी कि दिया है क्या दिया है a बराबर 6। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार a बट्टे a प्लस 4 प्लस ए दिया हुआ है ना, प्लस ए नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये ए नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया, ये ए नहीं रहेगा, बस ये है ए प्लस का 2 अब बट्टे का 12 माइनस का 2 अब माइनस 3/10 दिया हुआ है, ठीक है, 3/10 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, वो करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस का दिया हुआ है, वैल्यू भर देंगे 6 प्लस का 4 अब प्लस 6 प्लस का 2 12 माइनस का 2 अब माइनस 3/10। अब इसको हम लोग 6 अब बट्टे 6 4 10 अब प्लस 6 2 8 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3/10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 और ये 6 प्लस 8 माइनस का 3, 8 6 कितना होता है, 8 6 आप लोग का 14 माइनस का 3 इक्वल टू 10 इक्वल टू 11/10 आंसर आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। तो बस यही आप लोगों को बताना था, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ये ए नहीं रहेगा, बाकी ये सारा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे बताएंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या बोलते किसे हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। जैसे कोई वस्तु गिनना है तो आप लोग ऐसे ही गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है तो ऐसे लिखकर जोड़ दीजिए, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे करके जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा है 5 का पूछा है प्रथम 5, तो 5 का अगला संख्या 6 होता है, बट्टे का 2 कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि ऐसे होगा, इसका मतलब ये है कि भाई 15 आंसर आएगा। समझ में आया आपको, तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। तो इसको जोड़ेंगे भी तो 15 ही आएगा, तो 15 पे आप लोग टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि 12.625 के समान भिन्न है। देखिए एक चीज समझिए ना, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई आंसर चाहिए आपको, उससे अच्छा है भाग ही देकर देख लीजिए ना कि इसमें से कौन सा आ रहा है। तो मान के चलिए हम सी नंबर को उठाते हैं, 193 में हमको 16 से भाग देना है। तो 16 1 का नम 16, सबसे आसान यही रहेगा जो मैं मेथड बता रहा हूँ। 3 16 16 16 दूना में 32 बचा 1। अब एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तब भी नहीं हो रहा है तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। अब 16 का 16, 16 छक्के कितना होता है, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 होता है। हाँ 96, तो ये 96, 16 छक्के 96, तो बचा कितना 4, अपने मन से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 16 दूना में 32, ठीक है 32, तो ये हो गया कितना 8, जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से, तो 16 पचे 80, बस यही आंसर आया है। समझ में आया। देखिए जब ये वाला आंसर ला कर इससे मैच करा देंगे ना तो समझिए आप लोग का कौन सा आंसर है, यही वाला है 193/16, सी नंबर राइट आंसर। देखिए मैंने एक ही बार में तुक्का लगाया और आंसर सही भी आ गया। ऐसे करके जांच कर लेंगे, आंसर बता देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये भी है, तो आप चाहे तो भाग देकर देख सकते हैं किसका आंसर इतना आ रहा है, आप चाहे तो नहीं देकर देख सकते हैं। तो आप चाहे तो देखिए मान के चलिए 250 है, 250 में हम 100 से भाग देकर देख लेंगे इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूना में 200 बचा 50, एक पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, ये नहीं आ रहा है, 2.5 आंसर आ गया, गलत। हमको चाहिए 0.025,
तो अगर आप लोग 1 में 4 से भाग देंगे, 1 में 4 से भाग देंगे तो शायद आंसर आ जाएगा। 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाएंगे, फिर आप लोग 4 दूना में 8, बचा कितना 2 और ये 0, 4 पचे 20। देखिए आ गया आंसर। यही तो हमको चाहिए था ना, पॉइंट में 025। इधर आप लोग अपने मन से सुंदर लगने के लिए 0 बढ़ाया जाता है। तो ये आंसर 1.1/4, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0.025 है, इसको दशमलव काटाएंगे, 3 अंक में दशमलव है तो 3 को 0 बढ़ेगा, तो 25/1 1000। 3 गो है, 1 मिनट। अब इसको कट कर दीजिए। ये का भाई भिन्नात्मक रूप लिखना है। यही सही होगा ना, ऐसे भी तो आंसर आ सकता था। 25 बट्टे का 1000 लिखेंगे ना, 3 को 0 बढ़ाएंगे, तो फिर इसको कट करेंगे, तो फिर 25 से करना 25, 1/8 आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है कुछ और। इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 0.025 का भिन्नात्मक रूप, फिर से वही क्वेश्चन, 56 नंबर। तो 57 नंबर, फिर 58 नंबर, फिर 59, फिर 60। भाई कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिए? 12, 25 वाला भी डाले हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल भी डाले हैं, उत्तर पूर्व दी आयत 2 संख्याओं गुणनफल भी डाले हैं, ये भी डाले हैं, ये भी डाले हैं, ये भी डाले हैं, ये भी डाले हैं, एक दुकानदार ये भी डाले हैं, ये भी डाले हैं। मिस्टेक कहाँ हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लगता है एक प्रश्न डबल पढ़ा दिया गया इसमें, 56 57 58 59 60। बात तो वही है ना। यहाँ पे 50 के बाद 51, देखिए 51 कैसे यार यहाँ पे? अच्छा, हम लोग ने 50 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब 51 52 53 54 55 55 56 यहाँ पे रहेगा, 56 यहाँ पे रहेगा, 57 58 59 60। एक क्वेश्चन ये अधिक हुआ है, ठीक है, टाइप मिस्टेक हुआ है, ये क्वेश्चन एक अधिक हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन अधिक हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करते हैं, अभी हम लोग ने किया, अब इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो इसको सरल करना है, तो इसको आप लोग सरल कर नहीं लेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करना है। 3 13 प्लस का 6 गुणे 7 डिवाइडेड 11 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 2। अब इसको हल कर दीजिए। हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक कोष्टक को हल करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, इसमें 7 छके 7 पचे 35, 7 छके 42, तो 13 प्लस का 42 डिवाइडेड 11 3 33 माइनस 4 दूना में 8, 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, 42 और ये 45, 45 10 55, 3 गुणे 55 डिवाइडेड 33 माइनस 4, 33 के 33 33, ये कैसे होगा यार? देखिए कटेगा, 11 3 33, 11 पचे 55, ऐसे हो गया।
अब 3 से 3 ये काट दीजिए, 5 3 15। हाँ, अब बचा 5 - 4 इक्वल टू कितना, 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा, कर लीजिएगा। ये नहीं समझ में आया होगा तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 366 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। तो 366 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, 2 8 16, आई बचा 6, 2 3 6, 183। फिर ये कट करेंगे किससे, 183 होगा। हाँ 183। ओ भाई साहब, 366 का अभाज्य गुणनखंड 366 नहीं भाई, 336 है। वही तो हम भी सोच रहे हैं क्या गलत है। 336 यहाँ पे बना लीजिए, 336, 336। 2 से कट करेंगे तो ये कितना होगा, 2 1 का नम 2, बचा ये तो 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर 2 से कट कीजिए तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 से कट कीजिए तो 4 और 2 से कट कीजिए तो ये 21, फिर 3 से कट कीजिए तो 7, और फिर 7 से कट कीजिए तो 1। तो ये आप लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, फिर गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 4, और गुणे 3 गुणे 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 के आधे को दशमलव भी लिखा जा सकता है, दशमलव के, हाँ दशमलव भी लिखा जा सकता है। तो 1 का आधा, 1 का आधा, आधा का मतलब 1/2। तो इसको जब कट करेंगे यानी कि 1/2, तो इसको हम लोग क्या आएगा आंसर, 1 का नाम 1, 2 से भाग देंगे तो ये 0.5 आंसर आएगा। समझ में आया? तो ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक पानी के टंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तने भरे जा सकते हैं। 500 लीटर वाला ये है, हमको भाग दे देंगे छोटे से ml वाले से, 250 ml वाले से, तो हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये ml में है, ये लीटर में, तो ये लीटर वालों के ml देखिए दोनों यूनिट बराबर रहेगा तभी हम भाग दे सकते हैं। तो पता है ये लीटर से हम लोगों को ml में जाने के लिए, लीटर से हम लोग को ml में जाने के बाद डेसी होता है, लीटर के बाद डेसी, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद आप लोगों का होता है वो आता है मिलीलीटर, मिली। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000 से गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या आएगा फाइनल, 500 गुणे 1000 बट्टे का 250। 250 से ये कितना बार में, 4 बार में, 4 5 20, यानी कि 2000 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो राइट आंसर आपको कंफर्म हुआ। तो इस प्रकार आप लोग का मैथ खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी को भी हम लोग आसानी से समझेंगे। तो हिंदी को बिल्कुल आसानी से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी में 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ठीक है। एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न होते हैं, इजी तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। इसमें कृषि, उद्योग और सेवा तीनों प्रमुख क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ दशकों में सेवा क्षेत्र की तेज वृद्धि ने आर्थिक गति को और मजबूत किया है, जबकि कृषि अभी भी बड़े जन समूह की आजीविका का आधार बनी हुई है। सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान, बुनियादी ढांचा विकास और कौशल प्रशिक्षण जैसी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हालांकि बेरोजगारी, ग्रामीण असमानता और वैश्विक बाजार में उतराव चढ़ाव जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का वास्तविक बल उसकी युवा जनसंख्या, नवाचार और तेजी से बढ़ते उद्योगों में है।
यदि सुधार निरंतर जारी रहे तो भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की क्षमता रखता है। देखिए थोड़ा उटपटांग है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी टाइप का अनुच्छेद आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में किस क्षेत्र की सबसे तेज वृद्धि का उल्लेख है? तो कृषि क्षेत्र का, कि खनन क्षेत्र का, कि सेवा क्षेत्र का, परिवहन क्षेत्र का। तो देखिए यहाँ पर कृषि, उद्योग और सेवा तीनों प्रमुख क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र और सेवा और उद्योग, ठीक है। तो इसमें कृषि क्षेत्र पे आप लोग टिक करेंगे। कृषि क्षेत्र होगा राइट आंसर, नहीं, सेवा क्षेत्र। कृषि और उद्योग और सेवा तीनों प्रमुख क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बी पे टिक करेंगे। कौन सी सरकारी नीतियां अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली बताई गई है? केवल कृषि सुधार की, केवल मुद्रा छापना की, डिजिटल भुगतान और कौशल प्रशिक्षण। तो ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि डिजिटल भुगतान और कौशल प्रशिक्षण अभी हम लोग ने पढ़ा था। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान, बुनियादी ढांचा विकास और कौशल प्रशिक्षण जैसे नीतियों को अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। ठीक है, तो ये नई दिशा किसको दी है? डिजिटल भुगतान और कौशल प्रशिक्षण को। भारत की कौन सी प्रमुख चुनौतियां का उल्लेख किया गया है? तो जनसंख्या में कमी, की ग्रामीण असमानता, की अत्यधिक वर्षा, की समुद्री व्यापार का अभाव। तो डी और सी तो होगा नहीं, ए और बी में से कोई हो सकता है। तो ए और बी में से कोई हो सकता है, तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ग्रामीण असमानता। अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ग्रामीण असमानता और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद में से ये आंसर देखना है। आजीविका का आधार कथन किसके लिए उपयोगी हुआ है? आजीविका का आधार किस कथन के लिए उपयोग हुआ है? तो आजीविका जो है ना 64 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के लिए आजीविका का उपयोग किया गया है। भारत की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो भारत का वास्तविक शक्ति जो आप लोग का निहित है वो है युवा जनसंख्या और नवाचार में। युवा जनसंख्या और नवाचार में हम लोग ने अभी इसमें कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, प्रदूषण आधुनिक दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गया है। यह न केवल वातावरण की स्वच्छता को नष्ट करता है बल्कि जीव जंतु और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जो प्रदूषण होता है ना वो उसके बारे में बताया जा रहा है। बढ़ते उद्योग, वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जंगलों की कटाई प्रदूषण के प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण से सांस बीमारियां बढ़ती है जबकि जल प्रदूषण पेयजल को असुरक्षित बनाता है। मिट्टी का प्रदूषण खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है और शोर प्रदूषण मानसिक तनाव पैदा करता है। जैसे शोर होता है ना तो उसे शोर प्रदूषण भी बोलते हैं। वो मानसिक तनाव पैदा करता है। यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ वातावरण में जीवन नहीं जी पाएंगी। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण और प्लास्टिक के कम प्रयोग जैसे प्रयास प्रदूषण कम करने में अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण का कौन सा कारण सीधे उद्योग से जुड़ा हुआ है? तो प्रदूषण का सीधे उद्योग से कौन सा जुड़ा हुआ है? धुआं उत्सर्जन, की खाद्य उत्सर्जन, की मानसिक तनाव, की पेयजल असुरक्षा। तो जो आप लोग का 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, धुआं उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होने का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण है? तो खाद्य श्रृंखला ये जानते हैं किससे होता है? मिट्टी प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला प्रभावित। खाद्य मतलब नीचे का जो धरती होता है ना, इस पे अनाज नहीं उगाया जा सकता अगर मिट्टी प्रदूषण हो गया। झिल्ली का, जैसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का मिट्टी में इस समय मिक्स हो जा रहा है, तो भाई कहाँ से हो पाएगा? कौन सा प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य से आप लोग का शोर प्रदूषण जुड़ा गया है। बी नंबर राइट आंसर होगा, शोर प्रदूषण। ज़्यादा शोर करेंगे आप लोग, ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला करेंगे तो भाई मानसिक तनाव होगी। यदि प्रदूषण नियंत्रित न हो तो उसके गंभीर प्रभाव में से कौन सा उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख ये किया गया था कि भविष्य की पीढ़ियों का अस्वस्थ वातावरण, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। प्रदूषण कम करने के लिए अनुच्छेद में कौन सी रणनीति नहीं बताई गई है? स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, प्लास्टिक का कम प्रयोग, वृक्षारोपण, बड़े बांधों का निर्माण। ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं बताया गया अनुच्छेद में। अब आइए अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। देखिए इसमें आप बोलेंगे भैया शब्द अर्थ नहीं है, इसमें विलोम शब्द नहीं है, तो भाई कई सारे मॉडल पेपर में डाला गया है, तो हर एक मॉडल पेपर में एक ही टाइप का नहीं ना डाला जाएगा। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है और समाज में उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ईमानदारी व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों में
रुपष्टता, अस्पष्टता, रुपष्टता रखता है। ठीक है, आइए डायरेक्ट यहाँ से आंसर देखते हैं। ईमानदारी का मूल्य समय के साथ क्यों बढ़ जाता है? तो ईमानदारी का मूल्य, भाई पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आंसर नहीं दे सकते। खुद से पढ़कर कर लेंगे क्या? खुद से पढ़कर कर लेंगे क्या? अब आपको भी पता है मैं कितना देर तक पढ़ाया हूँ, भाई बहुत मेहनत लगा है। लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन अनुच्छेद का आंसर देख लेंगे। बाकी मैं इधर आंसर लिख कर लाया था ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ाने में। ये आपका 5 प्रश्न का है, ये आपका 5 प्रश्न का है, ये आपका 5 प्रश्न और ये आपका 5 प्रश्न का है। तो यहाँ से भी मिला लेंगे आप लोग आंसर अपना। ठीक है, बाकी इधर लास्ट में एक चीज़ मैं बता दूं, वीडियो को अभी जाइएगा मत। कच्चे कार्य के लिए जगह होता है, यहाँ पे अपना रफ वर्क कर सकते हैं। बार बार बच्चे पूछते हैं कि भैया रफ कॉपी लेकर जा सकते हैं, इस टाइप का पेपर लेकर जा सकते हैं, तो नहीं, यहीं पर रफ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है भाई, यहाँ पे स्पेस है और पेपर के नीचे भी कुछ इधर स्पेस है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, जाइए तहलका मचाइए एग्जाम में और गोविंद भैया आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे।